दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ के साथ में पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं। दिल्ली के हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, उसको देखने वाले हैं। दिल्ली के हाई कोर्ट का ये कहना है कि केजरीवाल सरकार का जो सिस्टम है ना, वो फेल हो गया है। और बेंच ने ये भी कहा केजरीवाल सरकार से कि आपको अपनी समस्याओं से खुद ही निपटना पड़ेगा, ऐसा हाई कोर्ट की बेंच ने कहा। जिस हिसाब से यहाँ पर काला बाजारी हो रही हो, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे अन्य सुविधाएं हैं, उसी को लेकर ये चिंता जाहिर की है। उनका ये कहना है, यदि आप खुद सिचुएशन को नहीं संभाल सकते हो तो आप हमें बताइए, हम केंद्र सरकार को बोलेंगे। और यहाँ पर इन्होंने कौन कौन सी समस्याओं का उल्लेख किया है हाई कोर्ट ने? ब्लैक मार्केटिंग ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। इसके बाद जो हॉस्पिटल में जो हैवी पेशेंट लोड बढ़ रहा है ना, उसको लेकर भी इन्होंने चिंता जाहिर की है कि आप आखिर कर क्या रहे हैं। यदि आप मैनेज नहीं कर सकते हो इसे तो हमें बताइए, फिर हम कहेंगे केंद्र सरकार से कि आप इसको टेक ओवर करिए। और हम इस प्रकार से लोगों को मरने नहीं दे सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके अलावा हाई कोर्ट ने क्या कहा। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि 21 जो कोविड-19 के पेशेंट हैं ना, वो उनकी डेथ हो गई थी ऑक्सीजन के रन आउट होने से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाने की वजह से। तो हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है दिल्ली गवर्नमेंट को कि आप डाटा को कलेक्ट करिए, जितने भी नर्सिंग होम हैं, जितने भी हॉस्पिटल हैं। ठीक है, किस रिगार्डिंग में? इस रिगार्डिंग में कि क्या ऑक्सीजन की शॉर्टेज के कारण वहाँ पर कोई डेथ हुई है, इसकी सूचना आप चाहे नर्सिंग होम है चाहे हॉस्पिटल है वहाँ से हासिल करिए। और उसके बाद हमारे पास में एक रिपोर्ट सबमिट करिए 4 दिन के अंदर, यहाँ पर टाइम दिया गया है। ठीक है, हाई कोर्ट का ये कहना है कि हमें जो है उनको कंपनसेशन देना है, जो कि ऑक्सीजन की कमी के कारण जिनकी डेथ हुई है। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो स्टेट की है। काश यही ऐसा इसी टाइप का ऑर्डर ना केंद्र सरकार को भी मिला होता तो कितना अच्छा होता। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटिंग की काउंटिंग के बाद जो जुलूस या फिर शोभा यात्रा निकाली जाएगी ना, जीत के अवसर पर, जीत की खुशी में, उसको बैन लगा दिया है। ऐसा कब हुआ है? जब हाई कोर्ट ने ईसीआई की कड़ी आलोचना की। निर्वाचन आयोग के बारे में 2-4 बातें हम जान लेते हैं। संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके यदि हम गठन की बात करें तो इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और इसके अलावा अन्य निर्वाचन आयुक्त इसके होते हैं। सभी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति के द्वारा, इनकी नियुक्ति की जाती है। यदि हम बात करें इनके कार्यकाल की तो एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। तो 6 साल का इनका कार्यकाल रहता है या फिर 65 वर्ष तक ये अपनी सेवा देते रहते हैं। यदि अन्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो इनका भी 6 वर्ष का ही रहता है, लेकिन इनकी जो एज है ना, वो घटाकर 62 वर्ष तक कर दी गई। मतलब 62 साल की उम्र तक ये अपनी सेवा दे सकते हैं, दोनों में से जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। देखिए, इसमें विक्ट्री प्रोसेसन्स को तो अलाउ नहीं किया है। इसके अलावा यदि आप जीतते हैं और आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपके साथ में मैक्सिमम 2 पीपल को ही अलाउ किया गया है अपने साथ में। ठीक है, विनिंग कैंडिडेट रख सकता है। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि अभी स्टेट के पास में
कितनी वैक्सीन की डोजेस बची हुई हैं, तो अभी राज्य सरकारों के पास में 1 करोड़ डोज बचे हुए हैं अपने स्टॉक में, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। और हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि अगले जो नेक्स्ट 3 दिन है ना, उसमें अनदर 80 लाख शॉट्स मतलब डोज सप्लाई हम करेंगे, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। अब हम बात करते हैं अनयूज्ड स्टॉक आपके पास रखा है और आप उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो वो वैक्सीन फिर ख़राब हो जाती है, वेस्टेज में चली जाती है। ठीक है, अलग अलग स्टेट के बारे में अलग अलग यहाँ पर डाटा दिखाया गया है कि किस स्टेट में कितना अनयूज डाटा हुआ या फिर कितना वेस्टेज हुआ वैक्सीन का। इसमें है टॉप में है तमिलनाडु, 8.83% यहाँ पर वैक्सीन की वेस्टेज हुई है। उसके बाद असम है 7.7, मणिपुर है 7.44%, हरियाणा है 5.72%, फिर पंजाब, बिहार, राजस्थान, नागालैंड, मेघालय और दिल्ली में देखें वेस्टेज तो 3.96% है। इसके बाद कुछ और बातें हैं, जैसे कि यदि हम अवेलेबल डोजेस की बात करें कि किस स्टेट के पास सबसे ज़्यादा है, तो इस मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है। इसके पास 1 मिलियन, ठीक है, डोजेस अवेलेबल हैं। इसके बाद महाराष्ट्र आता है, ठीक है, 9 लाख। बिहार आता है 7.5 लाख। ये तो था अवेलेबल डोज किसके पास कितना है। अब यदि हम बात करें कि किसने कितनी डिलीवरी की डोजेस की, तो 1.4 करोड़ लोगों को डिलीवर किया महाराष्ट्र ने, जो कि सबसे पहले नंबर पे है। इसके बाद आता है राजस्थान का नंबर 1.3 करोड़ लोगों को, उत्तर प्रदेश 1.23 करोड़ और गुजरात 1.21 करोड़ लोगों को अभी तक डिलीवर कर चुका है, एडमिनिस्ट्रेट कर चुका है। आगे इसमें ये बात बताई गई है कि ये जो स्टेट है ना, ये स्टेट फिर से ज़्यादा नंबर ये ऑर्डर मांग रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये लोग फिर से नए ऑर्डर दे रहे हैं कि हमें वैक्सीन चाहिए। सबसे ज़्यादा रिसीव तो करे ही हैं, लेकिन अब ये फिर से ऑर्डर करने लगे हैं कि हमें और भी आप वैक्सीन दीजिए। कुछ स्टेट के नाम यहाँ पर बताए गए हैं जहाँ पर सरकार का ऐसा कहना है कि वैक्सीन की कोई शॉर्टेज यहाँ पर नहीं है, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरला, मिजोरम और उड़ीसा। अब सरकार कह तो रही है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हम सुने हैं कि केरला भी वैक्सीन की डिमांड कर रहा था, उड़ीसा भी वैक्सीन की शॉर्टेज के ऊपर डिमांड कर रहा था। अब ये किस टाइप की बातें हैं, कुछ समझ में नहीं आती हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं गाज़ियाबाद से। कंडीशन यहाँ तक ख़राब हो गई है कि जो शवदाह गृह होते हैं ना, वहाँ पर कोविड-19 के पेशेंट की जो बॉडी रखी रहती, डेड बॉडी, उसको कुत्ते काट रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं। यहाँ तक इतनी कंडीशन ख़राब हो गई है। ये न्यूज़ है गाज़ियाबाद की, ठीक है। एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है कोविड-19 के कारण, और तो 1 AM पर एक पेशेंट हैं जिनकी डेथ होती है, संडे की बात है ये, ठीक है। अब उनकी बॉडी को लेकर ये लोग जाते हैं हिंडौन क्रीमेशन सेंटर शवदाह गृह में 8 AM में। 10 बजे सुबह इनको एक टोकन मिलती है और इनका नंबर रहता है 6 PM का, ठीक है। बिकॉज ऑफ ऑलरेडी वहाँ पर बॉडी लाइन में लगी हुई थी, तो इन्होंने क्या किया, लाइन में इनकी बॉडी को भी रख दिया और शेड के नीचे छाँव में खड़े हो गए। लगभग 2 बजे की बात है, किसी ने उनको इन्फॉर्म किया कि एक कुत्ता है उनकी बॉडी को काट रहा है। तो उस कुत्ते ने ना पीपी किट को टॉर्न कर दिया था, फाड़ दिया था, और उसने फेस के कुछ पार्ट को खा लिया था, ऐसा इसमें बताया गया है।
इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं श्रीलंका से। तो श्रीलंका का हम मैप देख लेते हैं, ठीक है। श्रीलंका के यदि हम नॉर्थ में देखें तो पाक जल संधि है, ठीक है, जो कि भारत के साथ में जोड़ती है। इसके बाद इसके उत्तर और पूर्वी हिस्से की तरफ देखें तो बंगाल की खाड़ी पड़ती है। और यदि हम बात करें इसके नॉर्थ वाले हिस्से की तरफ ही ऊपर में मन्नार की खाड़ी स्थित है। नॉर्थ और इसका जो पश्चिमी एरिया है ना, नॉर्थ पश्चिम में मन्नार की खाड़ी स्थित है। यदि हम बात करें इसके दक्षिण और पश्चिम की तो इधर हिंद महासागर स्थित है और ये है इसकी राजधानी कोलंबो। ये पिक्चर आप देख रहे हैं ना बुरखे की, तो अगली न्यूज़ है श्रीलंका से, बुरखे को ही लेकर है। क्या वहाँ की सरकार का कहना है, ठीक है, ये न्यूज़ हम देखने वाले हैं। श्रीलंका की कैबिनेट ने बुरखा बैन का जो प्रपोज़ल रखा गया था ना, उसको क्लियर कर दिया है। तो आगे यदि हम रीजन की बात करें ना, तो श्रीलंका का कहना है कि ऐसा हमने सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर किया है कि ऐसा ना हो कि कोई बाहरी व्यक्ति आ जाए बुर्का पहनकर और हम उसे देख ही ना पाएँ कि ये हमारा है या फिर बाहर का व्यक्ति है, और कुछ आतंकवादी घटनाएं सामने आ जाए। इसी के चक्कर में उनका कहना है आप फेस को किसी भी तरीके से कवर नहीं कर सकते हैं ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न। लेकिन केवल बात बुरखे की अकेली नहीं है, बुरखे से तो फेस कवर होता ही होता है। तो अभी आप देख रहे हो ना कि कोविड-19 की लहर चल रही है, तो उसमें तो फेस को कवर करना पड़ता है, जिसके कारण कई सारे जो वायलेटर हैं उनको अरेस्ट किया गया है। तो आप उसके लिए क्या कहोगे? इसलिए कहीं ना कहीं ये जो अनाउंसमेंट है ना वो गलत लगता है कि एक और तो आप कह रहे हो कि मास्क पहनिए, दूसरी ओर आप कह रहे हो कि बुर्का या फिर फेस को कवर मत करिए। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं अमेरिका से। तो आज हम अमेरिका का मैप ना देखकर अमेरिका से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिनको हम जानेंगे। जैसे कि यूएस का जो दक्षिण पूर्वी तट है ना, मतलब मैक्सिको की खाड़ी की बात हम कर रहे हैं, इधर जो चलने वाले चक्रवात हैं उनको हरिकेन और टोर्नेडो कहा जाता है। देखिए, यूएस का डेट्राइट कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है, डेट्राइट कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है। और जो एक्रोन है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर और टायर बनाने का सेंटर है। अब यदि हम बात करें सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन की, तो वो अमेरिका में होती है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में ही मोंटाना राज्य की बूटे की खान विश्व की सबसे बड़ी तांबा की खदान है। और यूएस के जो पश्चिमी हिस्सा होता है ना, वहाँ पर नमकीन नमक वाले पानी की झील स्थित है जिसका नाम है ग्रेट साल्ट लेक। ये अमेरिका के यूटाह राज्य में स्थित है। अब हम बात करें नियाग्रा जलप्रपात की, तो इरी और ओंटेरियो झील के मध्य में ये स्थित है, मतलब कनाडा और यूएस की सीमा पर स्थित है। अमेरिका का एक राष्ट्रीय उद्यान है येलोस्टोन पार्क, जो कि विश्व का पहला उद्यान है, ठीक है। यहाँ पर एक एरिज़ोना खदान है जो तांबा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक दो बातें और हैं, जैसे कि यहाँ पर ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक की पहाड़ियाँ अमेरिका में स्थित हैं। अब हम बात करें हवाई द्वीप समूह, ठीक है, इसकी राजधानी होनोलुलु ओआहू द्वीप पर स्थित है। और देखो यहाँ पर एक जो डेथ वैली है ना, वो दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित है। और ये सिंक्लाइंड वैली का एक एग्जाम्पल है। और यहाँ पर गर्मी के मौसम के टेम्परेचर की हम बात करें तो 55 से 56 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर पहुँच जाता है।
अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ में। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्होंने एक मिनिमम वेज ऑर्डर को साइन किया है। मतलब कि जो वर्कर है ना, उनको हम मिनिमम कितना पेमेंट देंगे, ऐसे ऑर्डर पर इन्होंने एक साइन किया है। ठीक है, जो फेडरल गवर्नमेंट के वर्कर हैं ना उनके लिए, और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको कम से भी कम $15 प्रति घंटे के हिसाब से पे करना रहेगा, ऐसा अमेरिका का कहना है। तो यहाँ पर जो आय में असमानताएं हैं ना, जैसे कि जो सिविल सर्वेंट नहीं हैं और यदि किसी कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म के अंतर्गत जो फेडरल गवर्नमेंट काम करवाती है ना, जो कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म के द्वारा जो एंट्री होते हैं, उन दोनों की सैलरी में जो अंतर था उसको सेम करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। देखो, अभी यदि हम देखा जाए ना तो इनका कितना है, इनको मिल रहा है $10.95 प्रति घंटे के हिसाब से। ठीक है, और ये जो है सिविल सर्वेंट नहीं है, लेकिन अब इसको बढ़ाकर मिनिमम $15 प्रति घंटे करने का यहाँ की सरकार ने सोचा है। अब यदि हम पार्टिकुलरली बात करें ना कि कौन कौन लोग हैं और कौन कौन से टाइप का वो काम करते हैं, तो जैसे कि क्लीनिंग करने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं, मेंटेनेंस वर्कर हैं, नर्सिंग असिस्टेंट्स हैं जो कि पूरे देश की केयर करती हैं। ठीक है, जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, और जो कैफेटेरिया मतलब कॉफ़ी हाउस में काम करने वाले लोग हैं, तो कॉफ़ी हाउस वाले लोग भी इसमें शामिल हैं, और भी अन्य लोग हैं जो फूड से रिलेटेड सर्विस को प्रदान करते हैं। ठीक है, और जो कि मिलिट्री को हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड प्रदान करते हैं, जिन्होंने जो फेडरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया, ऐसे लेबर। ठीक है, ये सारे लोगों को इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं चाइना से। चाइना रेडी हो गया है इंडिया का सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो साउथ एशिया है, यहाँ पर चाइना वैक्सीन को ऑफ़र करेगा, और यदि इसको ऐसा काम करना है तो सबसे पहले वैक्सीन को उसे रिजर्व करके रखना पड़ेगा, इमरजेंसी रिजर्व बनाना पड़ेगा, ताकि कंट्रीज़ को जिस भी रीजन में देना है, सप्लाई करना है, वो काम उसका पूरा हो सके। ये पिक्चर में आप देख रहे हैं चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी। अब हम बात करते हैं किस समय पर इन्होंने ये बात कही और कौन कौन लोग शामिल थे इनकी इस डायलॉग में। तो ये क्या है, जो 4th नंबर की मल्टीलैटरल डायलॉग है ना, साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं उनके साथ में जब कर रहे थे, तब इन्होंने ये बात कही। इनका जो मेन फोकस था कि किस प्रकार से कोविड-19 को हम रिस्पॉन्स करना है, और इकोनॉमी की जो रिकवरी है उसको हम जल्दी से जल्दी कैसे पा सकते हैं। तो ये जो वर्चुअल डायलॉग हुआ था ना, जिसमें शामिल थे अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, इसमें कुछ देश शामिल नहीं थे, जैसे कि इंडिया इसमें शामिल नहीं था, भूटान और मालदीव इसमें शामिल नहीं थे। आगे चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कि चाइना पॉवर्टी को रिड्यूस कम करने के लिए पॉवर्टी रिडक्शन डेवलपमेंट कोऑपरेशन सेंटर की स्थापना करेगा। ठीक है, साउथ एशिया में। और भी इन्होंने अपने शेयर को एक्सपीरियंस किया। यहाँ पर नेपाल के फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी कहा कि हमें इंटरनेशनल की सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि जो रीजनल लेवल है ना हम उसको इन्हेंस कर सकें, और कोविड-19 से हम रिकवर हो सकें। अपनी इकोनॉमी को हम कैसे रिकवर कर पाएंगे जब तक हमें कोई कोऑपरेशन नहीं मिलेगा। तो नेपाल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है चाइना तैयार हो गया है हमको 5.7 करोड़ रुपये की ग्रांट देने के लिए, ताकि हम कोविड-19 से फाइट कर सकें। तो इस प्रकार से चाइना जो है ना एशिया में अपनी पकड़ को और भी मजबूत बनाते जा रहा है। इसके बाद इसमें कुछ डेटा दिया गया है जो मिलिट्री में जो सरकारें खर्च करती हैं, जो देश खर्च कर रहे हैं कोविड-19 पेंडेमिक होने के बावजूद,
मिलिट्री में कितना ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है, वो जीडीपी का कितना हिस्सा है, और सरकार टोटल जो खर्च करती है वो इसका कितना परसेंट है, ये सारी बातें इस डाटा में बताया गया है। यदि हम बात करें ना 2020 की, तो पिछले जो 22 साल गुजरे हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग रही है मिलिट्री पर। मिलिट्री में देशों ने सबसे ज़्यादा खर्चा किया है। ये बात सामने आई है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। यदि हम बात करें वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर की 2020 की, तो 1981 बिलियन डॉलर खर्च हुआ है 2020 में, पूरे वर्ल्ड की यदि हम बात करें। और टोटल जो 5 सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले हैं, बिगेस्ट स्पेंडर हैं, उन्होंने 62% हिस्सा शेयर किया है 2020 में। 62% देश 62% हिस्सा ऐसा है जो कि टॉप 5 कंट्रीज ही खरीद ले रही हैं, खरीदी और बिक्री कर रही हैं मिलिट्री इक्विपमेंट का, ठीक है। और टॉप 5 की यदि हम बात करें, सबसे पहले आता है यूएस, चाइना, इंडिया, रशिया और यूके। अब यदि हम बात करें पार्टिकुलरली कि किस देश ने कितना पैसा 2020 में खर्चा किया है, तो सबसे ज़्यादा यूएस ने खर्च किया है, ठीक है, 7,66,583 मिलियन डॉलर, जो कि टोटल जितना भी खर्चा हुआ उसका 39% होता है, मतलब 766 बिलियन डॉलर ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग का पिछले साल जो हुआ उसका। अब यदि हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने 73,000 करोड़ रुपया खर्च किया है अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग में, जो कि 3rd नंबर पे आता है। चाइना की बात यदि हम करें तो 2,44,933 रुपया इसने एक्सपेंडिचर किया है अपने मिलिट्री एक्सरसाइज में, इतने डॉलर। रशिया का बताया जा रहा है 66,000, उसके बाद आता है फ्रांस 51,000, यूके 58,000, ठीक है। सऊदी अरेबिया की बात बताई गई है 55,000। इस प्रकार से इनका एक्सपेंडिचर को बताया गया है डॉलर में। अब यदि हम पिछले साल से इसकी तुलना करें ना, तो हमने मतलब पूरे विश्व ने 2020 में 2.6% डॉलर या फिर एक्सपेंडिचर ज़्यादा किया है 2019 से। यदि हम 2020 की तुलना करें तो 1990 में बताया जा रहा है लगभग 1500 बिलियन डॉलर के कुछ मतलब ऊपर था, और 2020 में आप देख रहे हैं लगभग 2000 बिलियन डॉलर के टच में कर गई है खर्चा। अब यदि हम बात करें जीडीपी से और टोटल एक्सपेंडिचर से कि हमारा देश कितना पूरा खर्च करता है और जीडीपी का वो कितना हिस्सा खर्च करता है, तो लगभग 2.9% ऑफ जीडीपी हम खर्च करते हैं मिलिट्री में। और यदि टोटल गवर्नमेंट के खर्चे की बात करें ना, तो उसका 9.1% इंडिया खर्च करता है।